नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में बीते 3 महीने से ज्यादा समय से जारी जातीय हिंसा को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। इस बीच कल गुरुवार 24 अगस्त को उन्होंने राज्य में शांति बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला और कहा कि उन्हें सुनने के बाद राज्य में शांति है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम हर समय उनकी सलाह लेते हैं। संसद में पीएम मोदी और अमित शाह के बयान सुनने के बाद मणिपुर में शांति है। विस्थापित लोगों के पुनर्वास और निपटान के लिए नियमित काम है। हम यहाँ गृह मंत्री की सलाह लेने के लिए आए हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक एन बीरेन सिंह ने कल गुरुवार की शाम को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। यह जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। उन्होंने शाह को मणिपुर के हालात सामान्य बनाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वह लद्दाख में हैं तो उन्हें लद्दाख के बारे में बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लद्दाख में रहते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर के बारे में क्या सोचा। अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो लद्दाख के बारे में बोलें। आज मणिपुर में जो हो रहा है वह सब कांग्रेस का बनाया गया है। इंसानों की जिंदगियों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इस साल के अंत में और नए साल की शुरुआत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है। वहीं इस बीच चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर भी जारी है। अब इसी क्रम में बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने मुख्यमंत्री KCR की बेटी और BRS MLC के कविता पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा कि के कविता को तथ्यों से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने तेलंगाना में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है। तेलंगाना सरकार की ओर से 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली 2 साल पहले दलित बंधु के नाम से शुरू की गई थी। हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण अब तक 0.5% दलित परिवारों को भी इसका लाभ नहीं मिला है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि पिछले महीने उन्होंने मुस्लिम बंधु नाम से एक और कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें वह मुस्लिम परिवारों को 1 लाख रुपए दे रही है। तेलंगाना में सभी सामाजिक आर्थिक संकेतक बताते हैं कि तेलंगाना में 60% से अधिक मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। उन्होंने किस आधार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव किया है और उनमें 9 लाख रुपए का अंतर क्यों है? मुझे तेलंगाना के मुसलमानों के खिलाफ इस भेदभाव के पीछे धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताएं। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की बुधवार 23 अगस्त को प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस प्लेन में प्रिगोजिन के साथ 9 अन्य यात्री भी शामिल थे। वहीं अब इस दुर्घटना को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुप्पी तोड़ी है। टेलीविजन पर प्रसारित टिप्पणियों में पुतिन ने दुर्घटना की त्रासदी बताते हुए सभी पीड़ितों के परिवारों के प्रति गंभीर संवेदना व्यक्त की। पुतिन ने कहा कि मैं प्रिगोजिन को बहुत लंबे समय से जानता हूँ। 90 के दशक की शुरुआत से वे जटिल भाग्य वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन में गंभीर गलतियाँ की, लेकिन उन्होंने सही परिणाम हासिल किए। बता दें कि पुतिन का यह बयान पहली आधिकारिक पुष्टि है कि वैगनर चीफ की मौत हो गई है। वहीं वैगनर प्रमुख की मौत को शक के नज़रिए से भी देखा जा रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि बुधवार शाम की दुर्घटना ठीक उन 2 महीनों के बाद हुई है जब प्रिगोजिन ने मॉस्को के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे कुछ पर्यवेक्षकों ने पुतिन के लंबे शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था। हालांकि मॉस्को ने हवाई यातायात नियमों के उल्लंघन की जांच शुरू कर दी है, लेकिन संभावित हत्या की अटकलें बढ़ने के बाद से जांचकर्ता चुप हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि कीव का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि इसका संबंध किससे है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय लद्दाख की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने कारगिल के पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचकर युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए आगे कहा कि ऐसा मत सोचिए कि कांग्रेस बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को हरा देगी। इस बार 2 राजनीतिक दलों के बीच एक साधारण नहीं बल्कि देश में संस्थानों को नष्ट करने की बीजेपी की नीति के कारण देश और इसकी संस्थाओं को बचाने की लड़ाई होगी। राहुल गांधी ने बीजेपी पर मीडिया संस्थानों, नौकरशाही और न्यायपालिका को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर बराबरी का मौका मिला होता तो बीजेपी पिछला चुनाव भी नहीं जीत पाती। कांग्रेस नेता ने देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि देश में अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों पर हमले हो रहे हैं और यह बीजेपी की राजनीति का हिस्सा है, जिसके खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी टक्कर देने के लिए मैदान में है।
इन हमलों के पीछे की राजनीति और मकसद देश के लोगों से धन छीनकर उनके अधिकार छीनना है। पूरे देश में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धोखाधड़ी और साजिश के आरोप में गुरुवार को जॉर्जिया जेल में गिरफ्तार किया गया और ऐतिहासिक मगशॉट लेने के बाद $2 लाख के बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। ट्रंप, जिन पर दक्षिणी राज्य में 2020 के चुनाव परिणाम को पलटने के लिए 18 अन्य प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत करने का आरोप है, ने हवाई अड्डे के लिए मोटरसाइकिल पर निकलने से पहले अटलांटा के फुलटन काउंटी जेल के अंदर 30 मिनट से भी कम समय बिताया। मामले में अब तक आत्मसमर्पण कर चुके अन्य प्रतिवादियों की तरह 77 वर्षीय ट्रंप ने बुकिंग प्रक्रिया के दौरान अपने मगशॉट लिया था, जो किसी भी सेवारत या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए पहली बार था। वहीं फुलटन काउंटी जेल में मामला दर्ज होने और फोटो खिंचवाने के बाद अटलांटा से बाहर निकलने की तैयारी करते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि यहाँ जो हुआ है वह न्याय का मजाक है। हमने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे जो कर रहे हैं वह चुनाव में हस्तक्षेप है। बता दें कि ये मामला 2020 राष्ट्रपति चुनाव में जॉर्जिया प्रांत के चुनाव नतीजे को पलटने की कोशिश का है। दरअसल ट्रंप पर आरोप है कि वे चुनाव नतीजे को अवैधानिक तरीके से बदलकर जो बाइडेन को हराने की कोशिश करने की साजिश में शामिल थे। वहीं इस मामले को लेकर बीते हफ्ते ही डोनाल्ड ट्रंप और 18 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। इसके साथ ही ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। उन्हें 25 अगस्त तक सरेंडर करने को कहा गया था। बिल्किस बानो रेप केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हैरानी जताई जब उसे पता चला कि इस केस के दोषियों में से एक ने बरी होने के बाद गुजरात ने वकालत शुरू कर दी है। कोर्ट ने पूछा कि क्या रेप जैसे गंभीर अपराध का कोई दोषी वकालत जैसा आदर्श पेशा अपना सकता है। दरअसल बेंच के सामने बताया गया कि एक दोषी राधेश्याम शाह वकील है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या रेप का सजा याफ्ता दोषी का वकालत करना उचित है। वहीं कोर्ट की इस टिप्पणी पर दोषियों के वकील ऋषि मल्होत्रा ने जवाब दिया कि सजा का मतलब सुधारना होता है। सजा काटने के दौरान शाह ने अच्छे सुधारात्मक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सराहना का प्रमाण पत्र भी हासिल किया। वो इस मामले में आरोपी होने से पहले भी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट मामले में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए वकील के तौर पर प्रैक्टिस करता था। इस पर कोर्ट ने तपाक से पूछा कि क्या शाह अभी भी वकालत कर रहा है। इसके जवाब में मल्होत्रा ने कहा हाँ, उसने फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या किसी गंभीर दोष में सजा याफ्ता को वकालत का लाइसेंस दिया जा सकता है, क्योंकि वकालत तो नोबल प्रोफेशन है। इस पर शाह के वकील ने जवाब दिया कि वैसे तो सांसद और जनप्रतिनिधि होना भी आदर्श होता है, लेकिन वे भी तो दोषी साबित होकर सज़ा काटते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। इस पर जज ने कहा कि यहाँ विषय यह नहीं है। यहाँ बार काउंसिल को एक दोषी को लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। वह एक दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है। मल्होत्रा ने कहा कि उसने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शाह ने अपनी सज़ा पूरी नहीं काटी थी, उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, सिर्फ उसकी सज़ा कम की गई है, ना कि दोष सिद्धि। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर की गई टिप्पणी पर राव के पोते एनवी सुभाष ने गुरुवार 24 अगस्त को पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने ही नेताओं को बदनाम कर रही है। दरअसल न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर ने बुधवार 23 अगस्त को आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव सांप्रदायिक सोच वाले व्यक्ति थे। अय्यर ने राव को देश में बीजेपी का पहला प्रधानमंत्री बताया। वहीं उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता और राव के पोते एनवी सुभाष ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति अपने ही नेताओं की छवि खराब करने की है। पीवी नरसिम्हा राव को बदनाम करने के लिए ये किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। ये लोग ऐसा पार्टी में परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी अपने ही नेताओं की इज्जत नहीं करती, खासकर पीवी नरसिम्हा राव की, क्योंकि वो आर्थिक सुधार करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते थे। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अय्यर ने मेरे दादा पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का प्रधानमंत्री कहा, इसका स्वागत है, लेकिन उन्हें सांप्रदायिक बताना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार के करीबी अय्यर ने कभी पीवी नरसिम्हा राव से उनके काम के बारे में सवाल करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब उन्होंने उनकी मृत्यु के 19 साल बाद उन्हें सांप्रदायिक बताकर उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।